हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। हम लोगों का अकाउंट में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अभी तक हम लोग क्या सब पढ़े हैं एक बार हम आपको बता दें। ओके, तो बिजनेस में देखो, हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने आपको ग्रुप बना दिया था कि देखो इस ग्रुप से रिलेटेड हम लोग ग्रुप बनाकर हम लोग स्टडी करेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे। जैसे ओनर से रिलेटेड हमने आपको ग्रुप बना के बताया कि देखो भैया, ओनर से और बिजनेस के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है, मालिक और बिजनेस के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो उसमें हम आपको बताए इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ड्राइंग्स बताए, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये 5 पॉइंट हम आपको बताए थे। गुड्स से रिलेटेड हमने आपको बताया कि देखो भैया, गुड्स को 3 कैटेगरी में रखना, एक परचेज, दूसरा सेल और तीसरा स्टॉक जो बच जाता है। तो हमने आपको परचेज के बारे में बताया, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, फिर उधर क्रेडिट के बारे में बताया, बिल्स पेबल के बारे में, क्रेडिटर के बारे में बताया, फिर बिल्स पेबल के बारे में बताया। ये सारा चीज़ हम आपको बताए। सेल्स में भी आप चले जाओ तो कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये सब बताए। अगर आप ये सब नहीं देखे हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के शुरू से लेकर के अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं पीछे क्लास तक, वो सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, वहां से जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। तो ऑनर से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं, गुड्स से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, एसेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लायबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्काउंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग एक्सपेंसेज और इनकम को रखेंगे। एक्सपेंसेज और इनकम हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक्सपेंसेज और इनकम, ये 2 चीज मेरे साथ ही नोट करेंगे। कॉपी पेन पास में रखो और मेरे साथ ही नोट करने का कोशिश करो। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेज का, समझने का कोशिश करेंगे। एक्सपेंस खर्च, एक्सपेंसेज इसको व्यय या खर्च बोलते हैं। भैया, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में कई तरह के खर्च होते हैं, कई तरह के खर्च होते हैं हमारे बिजनेस में। और जब हमारे बिजनेस में कई तरह के खर्च होते हैं तो उस सारे खर्च को हम लोग कैटेगराइज तो यहां नहीं करेंगे, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। एक कैपिटल और रेवेन्यू नाम से अपने लोगों का चैप्टर होगा, वहां पे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों को सिर्फ एक्सपेंस के बारे में जानना है, खर्च के बारे में जानना है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो कहां खर्च हो सकता है, कहां पे खर्च हो सकता है। आप जब मान लो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन बोले तो उत्पादन करोगे, तो उत्पादन के समय आप कुछ खर्च करोगे। बट ऑब्वियस है कि कोई अगर हम सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो भैया वहां पर खर्च होगा। प्लस कोई सामान अगर हम सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, तो वहां पर भी खर्च होता है। अगर हम कोई सामान मान लो कि मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो कई तरह के खर्च होता है। सेल्स एक्सपेंसेज आएगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, कोई एजेंट है तो एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, तो कई तरह के खर्च होते हैं, तो वो सेल से रिलेटेड। उसके बाद कुछ ऐसा एक्सपेंसेज होता है जिसमें हम किसी चीज का सर्विस लेते हैं, सर्विस लेते हैं मीन्स सर्विस बोले तो सेवा लेने पर, सर्विस लेने पर जो हम उसको भुगतान करते हैं वो भी हमारा खर्च होता है। ये एक्सपेंसेज मोटा मोटी यहां पर होता है, मोटा मोटी समझ लो यहां पे होता है, मोटा मोटी हम आपको बताए। जब हम कच्चा माल खरीद कर लाते हैं, उसको प्रोडक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो निर्माण में देखो कई तरह के खर्च होंगे, मशीन चलेगा, लेबर होगा वहां पर, तो ये सब का हमको पेमेंट करना पड़ता है। वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेज हो गया, एक्सपेंस उसको बोलते हैं। सेल है, अगर हम मार्केट में अपना तैयार वस्तु जो हमारा तैयार है, रेडी है, रेडी टू सेल है, उसको हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो सेल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाओ भाई, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा। हमारा एजेंट अगर इस बीच में काम कर रहा है तो एजेंट का खर्च हो जाएगा, है ना। सेल्समैन सबका काम, सेल्समैन है तो उसको सैलरी सब देंगे हम लोग। प्रचार प्रसार करेंगे, विज्ञापन करेंगे, तो वहां पर खर्च होता है, तो जो सेल्स से रिलेटेड हो गया खर्च। लेकिन सर्विस लेने पर भी हमारे सर्विस, कुछ मान लो कि सपोज एक लेबर है, एक लेबर है और उस लेबर से हम कोई काम कराए अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में वो लेबर काम किया, काम करने के बाद उसको हम पेमेंट करते हैं, वो भी हमारा एक्सपेंसेज होगा। यहां पर देखो ना, सर्विस लेने पर, सेवा लेने पर जो हम पेमेंट करते हैं, ये सब मोटा मोटी आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस समझ में आ गया?
ओके, ये एक्सपेंस हमारा, अगर इसका स्थिति देखे टाइम के अकॉर्डिंग अगर इसका पोजीशन देखे तो इसको हम दो कैटेगरी में अभी रखेंगे। ये कैटेगरी तो नहीं है बट इसका सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू टाइम, हालात जो न करवा दे। अब हालात जो न करवा दे इसका मतलब क्या सर? जैसे मान लो कि एक मजदूर है, उस मजदूर से हम काम लिए अपने बिजनेस में, तो आज मजदूर लेबर वो आया, लेबर हमारे बिजनेस में काम किया, ठीक है, उसका मजदूरी तो बनता है, भाई। मान लो कि उसका मजदूरी 500 रुपया हुआ, दिहाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, 500 रुपया हुआ, लेकिन आज मेरे पास पैसा है ही नहीं। वो 500 रुपया उसको देने के लिए आज मेरे पास पैसा है ही नहीं, कैश अवेलेबल ही नहीं है। उसको बोले चल भाई तू 5 दिन के बाद या हफ्ता दिन के बाद ले लेना। मान लो कि हफ्ता दिन के बाद लेना, 1 वीक 7 डेज। वो लेबर भी मान गया, बोला ठीक है आप हफ्ता दिन के बाद ही दे देना। बोला ठीक है कोई बात नहीं। आज से लेकर के 7 दिन तक, यानी कि 1 वीक सर्विस तो उसका ले चुके हैं और उसका 500 रुपया हमारे सर पे आके बैठ चुका है, जो हम 1 हफ्ते बाद उसको देने वाले हैं। दिए तो नहीं है, खर्च तो हमारा हो चुका है, लेकिन खर्च का पेमेंट नहीं किए आप। यहां पर समझो, लेबर काम किया, उसका 500 रुपया बना, लेकिन 500 रुपया का पेमेंट नहीं हुआ है। ये 500 रुपया हमारा खर्च हो चुका है, लेकिन उस खर्चे का पेमेंट हम अभी तक नहीं किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हालात बताता है, समय जो न करवाए वही हम बोल रहे थे, नहीं था पैसा नहीं दिए हालात के मारे। इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। नोट करते चले जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। हिंदी में इसको बोलते हैं अदत्त व्यय या खर्च। अदत्त व्यय या खर्च इसको बोलते हैं हिंदी में। वह एक्सपेंसेज जिससे संबंधित सर्विस हम ले चुके हैं लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किए, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। देखो ना, मजदूर से उसका सर्विस सेवा ले चुके हैं लेकिन उसका भुगतान नहीं किए हैं, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। यहां पर शॉर्ट में लिखते हैं सेवा ले लिया गया लेकिन पेमेंट नहीं किया गया। शॉर्ट में बस यहां पर हम सर्विस ले चुके हैं लेकिन उसका पेमेंट नहीं किए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में O/S लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर कोई हमारे पास कर्मचारी काम करता है, उसका महीना लग चुका है लेकिन उसका हम सैलरी नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अदत्त वेतन बोलते हैं, सैलरी को वेतन बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेज, मजदूर को मिलने वाला वेजेज। अच्छा देखो, सैलरी किसको मिलता है और वेजेज किसको मिलता है, यह भी चीज आप लोग समझ लो। जब कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में आता है काम करने के लिए, तो उसको हम सैलरी दे रहे हैं या वेजेज दे रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। उसको हम सैलरी दे रहे हैं या वेजेज दे रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप बोलोगे सर जिसको मंथली बेसिस पर देते हैं उसको सैलरी बोला जाता है, और जिसको पर डे बेसिस पर दे रहे हैं, आज काम कराए उसको दिए, लेबर को वेजेज कहलाएगा। ऐसा नहीं है, इसको समझो।
सैलरी और वेजेज में क्या डिफरेंस है? व्यक्ति व्हाइट कॉलर में हमारे बिजनेस में आया और व्हाइट कॉलर में ही हमारे बिजनेस से गया काम करके। व्यक्ति व्हाइट कॉलर में आया और व्हाइट कॉलर में ही वापस काम करके गया, उसको मिलता है सैलरी, उसको मिलता है सैलरी। लेकिन जब व्यक्ति व्हाइट कॉलर में हमारे बिजनेस में आया काम करने के लिए और वापस जो गया तो उसका कॉलर हो गया ब्लू, ब्लू उसका कॉलर हो गया, उसको मिलता है वेजेज। अब यहीं पर समझो, जो मेंटली वर्क हमारे ऑफिस में करता है, मेंटली वर्क करता है, उसको सैलरी दिया जाता है। और जो फिजिकल वर्क करता है, मींस दिमाग से कम शरीर से ज्यादा वर्क करता है, साफ सुथरा आया बस गंदे होकर के चला गया, व्हाइट कॉलर में आया साफ सुथरा और गंदा होकर गया, मींस ब्लू कलर होकर के चला गया, उसको मिलता है वेजेज। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज सिचुएशन को बताता है। अब यहां पर देखो, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो भी है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, जो भी हमने आपको एग्जांपल बताया, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अब लायबिलिटी कैसे? लायबिलिटी का मतलब आपको हम समझा चुके हैं, लायबिलिटी मींस कर्ज। अब उस मजदूर को हम बोले कि एक हफ्ता बाद लेना, तो एक हफ्ता बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, तो आज से लेकर के एक हफ्ते तक हमारे सर पे क्या है? कर्ज है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जब तक रहेगा, जब तक उसको पेमेंट नहीं किए हैं, तब तक तो ये 500 रुपया हमारे ऊपर कर्ज है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटी होगा। जैसे ही एक हफ्ता हुआ और उसको हम 500 रुपया दे दिए, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो जाएगा समाप्त। हम बोले कि भैया लो अपना, तो हमारे अकाउंट से ये गैप हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। क्यों? क्योंकि इसका हम पेमेंट कर दिए, तो ये कर्ज लायबिलिटी हमारा एंड हो जाएगा। क्लियर? नाउ सेकंड में आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व दत्त व्यय या खर्च। यहां पर ध्यान से, सेवा मीन्स सर्विस उस मजदूर का नहीं लिया गया है, लेकिन पेमेंट कर दिया गया है। उस मजदूर को बोले कि देख भाई मेरे बिजनेस में काम है, तू काम कर देगा? बोला कि हाँ कर देंगे, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, 10 दिन बाद ये काम हम आपका कर देंगे। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, 10 दिन बाद भी करोगे तो सही है। अब वो 10 दिन बाद करने के लिए आएगा या नहीं आएगा ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। वो बोल तो दिया, अरे भैया इंसान के जुबान का थोड़ी वैल्यू है, इंसान के जुबान का थोड़ी वैल्यू है, 10 दिन बाद वो कहां रहे। हम उसको बोले कि ना तू बोल दिया है तो क्यों नहीं हम तुमको पहले ही पैसा पकड़ा दे, ये लो 500 रुपया बनता है, 500 रुपया पकड़ो भैया, आकर 10 दिन बाद वो काम कर देना। अब देखो 500 रुपया उसको हम दे दिए, जब 500 रुपया वो हमारा ले लिया तब उसका टेंशन है, अब उसका टेंशन है मीन्स अब हमारा रुपया वो रखा हुआ है, अब वो 500 रुपया उसके लिए कर्ज हो गया, लेकिन वो 500 रुपया तो मेरा अभी भी है, नहीं काम करेगा तो वापस कान के जड़ में लगाएंगे, बोले दे मेरा 500 रुपया। तो पहला नंबर ये तो हमारा एसेट्स हो गया, क्योंकि वो मेरा रुपया रखा हुआ है, जब तक काम नहीं करेगा तब तक वो मेरा एसेट्स है, संपत्ति है वो मेरा। अब उसको हम 500 रुपया दे दिया, हम घर बैठ गए, 10 दिन बाद आया, उसके बाद काम कर दिया, सेवा हम उससे ले लिए, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेज हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज हमारा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज किया गया कि सेवा लेने से पहले उसको हम एडवांस में पेमेंट कर दिए, तो इसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज।
इसको बोलेंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको पेड इन एडवांस भी हम लोग बोलते हैं, पेड इन एडवांस बोलते हैं। जैसे जैसे प्रीपेड सैलरी, कोई कर्मचारी हमारे बिजनेस में ऐसा है जो 2 महीने का सैलरी एडवांस में मांग लिया, तो एडवांस में हम 2 महीने का सैलरी दे दिए, तो 2 महीना काम करके वो सधाएगा वो सैलरी, प्रीपेड सैलरी। लेकिन 2 महीने के लिए हम क्या उसको अकाउंट में क्या उसका ट्रीटमेंट करेंगे, एज ए प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी की तरह दिखाएंगे अकाउंट में कि एडवांस में हमने उसको सैलरी दिया है 2 महीने का। कोई मजदूरी है तो उसी को अगर मान लो कि हमने एडवांस में 10 दिन पहले ही पैसा दे दिए, तो प्रीपेड वेजेज, प्रीपेड वेजेज, वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, सैलरी का मतलब वेतन। क्लियर? तो ये सब प्रीपेड सैलरी हो या वेजेज हो, कोई भी एक्सपेंसेज है, ये हमारा एसेट होता है, ये हमारा एसेट्स होता है, संपत्ति होता है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग समझे क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज जनरली कहां पे होता है, प्रोडक्शन में होता है, सेल्स करते हैं वहां पर किया जाता है। कुछ सर्विस लिए, जैसे यहां पर लेबर का सर्विस लिए, इंप्लॉई का सर्विस लिए, कर्मचारी का, मजदूर का सर्विस लिए, उसके बाद यानी कि देखो सेवा लेने के बाद जो पेमेंट किया जाता है वो एक्सपेंसेज में आता है, रेवेन्यू नेचर के। तो ये सब तो हम लोग एक चैप्टर ही देखेंगे डिटेल में, फिलहाल इसको नोट करना है तो भाई ये नोट कर लो। एक्सपेंसेज सीधी सी बात है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन, सेल्स और सर्विस से रिलेटेड। सर्विस लेने के बाद पेमेंट करना, सर्विस लेने के बाद उसका पेमेंट करना। क्लियर? नाउ एक्सपेंसेज को 2 कैटेगरी में रखिए। कुछ एक्सपेंसेज ऐसा होता है जो सर्विस ले लिए उसके बाद हम पेमेंट करेंगे कुछ दिन बाद, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को हम लोग एक्सपेंसेज ड्यू के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंसेज एक्रूड के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेंसेज एक्रूड के नाम से जानते हैं, एक्सपेंसेज अनपेड के नाम से, अनपेड, अनपेड, अन का मतलब होता है नहीं, यूपी, अन मतलब यूएन, अनपेड का मतलब होता है अनपेड, अन का मतलब नहीं, पेड का मतलब नहीं दिया गया है, अनपेड उसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेड बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेज, सर्विस लेने से पहले ही उसको एडवांस में पेमेंट कर दो, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपका लायबिलिटी और प्रीपेड एक्सपेंसेज आपका एसेट्स। आ जाओ, हमने आपको लायबिलिटी में भी बताया था, लायबिलिटी में क्या, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो लिखा होना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। यहां पर देखो भाई, बोले थे उस टाइम कि याद रखना जब हम लोग एक्सपेंसेज पढ़ेंगे तो ये चीज आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एसेट्स में भी हम आपको बताए थे प्रीपेड एक्सपेंसेज, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज कहां गया वो देखो, यहां ये हमारा एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेज बताए। और जब हम एसेट्स पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है, वो हम जब एक्सपेंसेज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो एक्सपेंसेज से रिलेटेड ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बचा क्या, इनकम। अब बचा हमारा इनकम, और कुछ छोटा मोटा पॉइंट सब बचा वो सब भी देख लेंगे। इसके बाद सबका थ्योरी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ने एक बार रीड कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे, फिर दोबारा कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल वो थ्योरी में रीड करके बताएंगे। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इनकम का। इनकम हेडिंग दोगे, इनकम को क्या बोलते हैं, आय। इनकम को क्या बोलते हैं, आय। लेकिन इनकम को पढ़ने से पहले हमें, इनकम पढ़ने से पहले हमें एक रेवेन्यू पढ़ना पड़ेगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू इसको बोलते हैं आगम। रेवेन्यू क्या बोलते हैं, आगम। आगम क्या होता है ये समझ लो। सेल्स आपको बता चुके हैं, सेल्स हम करेंगे तो वस्तु जाएगा, पैसा आएगा, तो वो जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। वस्तु बिक्रे या सेवा देने से, वस्तु बिक्रे, वस्तु बिक्रे
या ऐसे लिखो ना, वस्तु के बिक्रे से जो राशि, राशि बोले तो अमाउंट, अमाउंट मीन्स पैसा, राशि बोले तो पैसा, जो राशि प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, सीधा बस इतना ही यहां पर नोट कर लेना है, बस हो गया, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। लेकिन जब हम आपको अभी जस्ट बताएं कि देखो भैया कि सामान बेचोगे तो पैसा आया, पैसा तो आया, ठीक है, पैसा आया तो वो तो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन बाबू ठीक है, रेवेन्यू तो कहलाया, लेकिन अभी अब जस्ट आपको हम बताएं कि एक्सपेंस, खर्च, जब आप कोई सामान सेल करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ तो खर्च होगा। जब आप सामान सेल करोगे तो कुछ ना कुछ तो खर्च होगा, तो रेवेन्यू में से उस खर्च को घटाओगे, उस एक्सपेंसेज को घटाओगे। अभी जस्ट आपको बताएं, कहां चला गया वो, यहां पर। अभी जस्ट आपको बताएं कि देख, सेल करोगे तो वहां भी कुछ खर्च होगा, सेल्समैन को पैसा देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट, उस सेल से रिलेटेड जो खर्चा होगा। कुछ ऐसा होगा कि डिस्काउंट आप दोगे, कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हो, बाय वन गेट वन का आपने ऑफर निकाल रखा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है। खरीदा तो एक, लेकिन एक तो फ्री में लेके जाएगा, तो जो फ्री में लेके जा रहा है वो आपका खर्च हो गया, एक्सपेंस हो जाता है वो आपका। समझ में आ रही बात? ओके। तो वही चीज यहां पर, जब हम इस रेवेन्यू में से देखो ना, प्रॉपर हमारे पास भले ही 10 पेन है, ध्यान से सुनो, भले ही हमारे पास 10 पेन है, 10 पेन है, 10 महीने तक एक एक पेन हम सेल किए। इस महीना में जो, इस मंथ में जो हम एक पेन सेल किए, इस सेल पर कितना खर्च हुआ, तो इस पेन के बेचने से जो रुपया आया वो रेवेन्यू, लेकिन इस पेन के को बेचने पर कितना खर्च हुआ, उस खर्च को, उस एक्सपेंस को घटाएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इनकम। अब समझ में आ गया इनकम क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? मतलब जिस रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, उस एक्सपेंसेज को उसी रेवेन्यू में से घटा करके हम लोग इनकम निकालते हैं, उसको बोलते हैं इनकम। अब यहां पर इतना चीज जब समझ में आ गया, तो चलो भैया इनकम को अब डिटेल में क्या है, फिर इसका टाइम के अकॉर्डिंग दो सिचुएशन हो सकता है। इनकम बोले तो आय, समय के अकॉर्डिंग ये दो सिचुएशन हो सकता है। कुछ ऐसा इनकम हो सकता है, कुछ ऐसा इनकम हो सकता है देखो, इनकम में और भी कुछ इंक्लूड होता है। यहां पर तो हम इनकम आपको बता दिए शॉर्ट में कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, लेकिन कुछ आउटसाइड इनकम भी होता है। हमें भी कहीं से डिस्काउंट मिलता है, वो भी हमारे इनकम में काउंट होता है। हमारे बिजनेस में कुछ ज्यादा ही पैसा हो गया तो उसको ब्याज पर लगा दिए, बिजनेस का पैसा ब्याज पे लगा हुआ है तो वहां से ब्याज आता है, वो भी इनकम में आता है। तो आउटसाइड कुछ पैसा जब हमारा इनकम आता है वो भी इस इनकम में इंक्लूड होता है। ओके, नाउ यहां पर इनकम एक्रीड इनकम, एक्रीड इनकम को हिंदी में बोलते हैं उपार्जित, सॉरी, हाँ, उपार्जित आय। जो पैसा हम कमा लिए लेकिन पैसा मिला नहीं, आय अर्जित कर लिया गया है, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब इस तरह से सोचो, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो बस सीधा अपने आप को एक मजदूर मान लो, अपने आप को मान लो मजदूर, सीधी सी बात है। हम मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे, पैसा हम कमाएंगे, इनकम होगा वो हमारा। हम एक मजदूर है,
उसके यहां काम करने गए, काम कर दिए, वो बोला कि अगले महीने पैसा लेना भैया। तो काम तो हम कर चुके हैं, पैसा तो हम 500 रुपया कमा चुके हैं, लेकिन पैसा अभी तक हमारे पॉकेट में आया नहीं है। तो यहां पर इनकम का जन्म हो चुका है, उदय हो चुका है, लेकिन वह इनकम इन कैश हमें नहीं मिला है अभी तक। तो मेरा पैसा उस पर है, मेरा पैसा उस पर है। तो पहला नंबर तो ये आपका एसेट्स हो जाएगा, संपत्ति हो गया, ये एसेट्स में काउंट करो इसको। तो मेरा पैसा उस पर है तो एसेट्स हो गया। काम कर दिया लेकिन अभी तक पैसा नहीं रिसीव्ड हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्रियूड इनकम। एक्रियूड इनकम, जैसे कुछ इंटरेस्ट होता है, ब्याज पर रुपया दे दिया, महीना लग गया, ब्याज अभी तक नहीं दिया है। ब्याज तो अर्न हो चुका है लेकिन ब्याज अभी तक दिया नहीं है। जैसे हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एक्रियूड। आगे चलकर बहुत सारे एक्सपेंसेस के बारे में आप लोगों को पता चलेगा, हम बताएंगे भी आपको एक्सपेंसेस के बारे में। एक एक्सपेंसेस का लिस्ट ही हम अभी लिख के बताएंगे, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, वो सब बताएंगे। एक्रियूड इनकम, क्लियर। एक्रियूड इनकम में यहां पर इंटरेस्ट लिख देते हैं, एक्रियूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। एक्रियूड रेंट रखो, एक्रियूड रेंट। एक्रियूड रेंट, कुछ सामान किराए पर दिए थे, हमारा बिजनेस में चलता है किराए का धंधा, किराए पर दिए थे, किराया सामान यूज कर लिया लेकिन किराया अभी तक नहीं दिया है, तो एक्रियूड रेंट। रेंट मीन्स किराया। तो ये हो गया। अब एक होता है अनर्ड। अनर्ड, अन का मतलब होता है नहीं, अर्न का मतलब होता है कमाना। ईडी लग गया तो पास्ट में हो गया, नहीं कमाया हुआ आय। नहीं कमाया हुआ आय, इनकम। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपार्जित, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय। यहां पर क्या हुआ, आय नहीं अर्जित, अर्जित किया गया है। किया गया है लेकिन पेमेंट प्राप्त कर लिया गया है। अब इसको समझिए, हम मजदूर हैं, हम क्या बोले कि मजदूर अपने आप को मानो, हम मजदूर हैं। वो बोला कि मेरा काम कर देना, हम बोले कि ठीक है भैया, मेरे पास 5 दिन टाइम नहीं है, 5 दिन अभी टाइम नहीं है। बोला ठीक है, तू 5 दिन बाद ही आकर के काम कर देना। वो बोला मेरे को 5 दिन बाद आकर काम कर देना, ये 500 रुपया अपना पकड़ ले। तो हम 500 रुपया ले लिए। तो 500 रुपया जो ये ले लिए तो हमारा इनकम है। सही बात है, इनकम है। क्या उसका काम हम अभी तक किए? नहीं, 5 दिन बाद करेंगे। तो आज से लेके 5 दिन तक, आज से लेकर के 5 दिन तक ये 500 रुपया जो हमें मिला है वो हमारा एज ए कर्ज है। अगर काम नहीं करेंगे तो वापस करना पड़ेगा। तो कर्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो ये समझ लो कि ये हमारा क्या है, लायबिलिटी। और ये चीज हम आपको लायबिलिटी में भी बताए हैं। तो हम बोले कि 5 दिन बाद आपका काम करेंगे, सेवा नहीं दिए, 5 दिन बाद हम आपका काम करेंगे। वो हमको 500 रुपया दे दिया। सेवा हम कब देंगे? 5 दिन बाद देंगे। तो सेवा देने से पहले वो हमारा इनकम रिसीव्ड हो चुका है। तो ये 500 रुपया हम कमाए अभी तक नहीं। कब कमाएंगे? जब उसका हम काम कर देंगे, तब ये मेरा 500 रुपया अपना होगा। तो वो उसीलिए बोला गया कि आय यहां पर हम अर्जित नहीं किए हैं, लेकिन पेमेंट हम रिसीव्ड कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आय अर्जित नहीं किया गया है, आय नहीं अर्जित किया गया है, लेकिन पेमेंट प्राप्त कर लिया गया है। जैसे यहीं पर हो सकता है कि इंटरेस्ट हमें एडवांस में ही दे दे, इंटरेस्ट हमें एडवांस में ही दे दे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अनर्ड, अनर्ड इंटरेस्ट। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, इसका दूसरा नाम भी होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। अब तो समझ में आ जाएगा कि एडवांस में हमें इंटरेस्ट मिला, रिसीव्ड हो गया। रिसीव्ड का मतलब पैसा आ गया, पैसा आ गया।
ये हमारा कुछ इनकम है, ये यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, एक यहां पर हम लोग लिस्ट बनाएंगे, जैसे लिस्ट आपका सारे ग्रुप का कर दिए, एसेट्स का भी कर दिए थे, ओके। लिस्ट में लायबिलिटी का हमारा लिस्ट नहीं बना था लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी का भी लिस्ट आज हम लोग देख लेंगे। यहां पर एसेट्स में देखो लिस्ट कहां तक हुआ था, एसेट्स में लिस्ट देख लेते हैं कहां तक, 31 तक हुआ था, 31 तक लिस्ट बना था, 31 तक हमारा लिस्ट बना था। इसी में हम लोग लिस्ट बनाएंगे आज 31 के बाद 32 से, 32 से। लायबिलिटी किस चिड़िया का नाम था ये तो हम आपको बता चुके हैं, लायबिलिटी कर्ज, सीधा सीधा और आसान शब्द में हमने बताया कि जो हमारे लिए कर्ज है वही लायबिलिटी है, बस इतना ही होता ही है। भले उसका डेफिनेशन कुछ और दिया जाए, लेकिन घूम फिर करके उतना ही बात पे आएगा कि जो मेरे लिए दे है, देना है आज न कल, वही लायबिलिटी होता है। तो कर्ज होगा तो वही तो आप पेमेंट करोगे उसका, ओके। नाउ तो लायबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। 32 नंबर में ये हो गया, तो 33 में ये नोट कर लेंगे, ओके। 33 में लायबिलिटी को हमने इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी दोनों के बारे में बताया कि इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। उसके बाद हमने 34 यहां पर रख देते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। 35 में हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, भी बताया आपको, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बताया आपको, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हम आपको बताएं। फिर उसके बाद आ जाओ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में भी हम लोग बात किए कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करना है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहां तक लायबिलिटी में था। 37 से हम लोग आज एक्सपेंसेज के बारे में हम आपको बताएं, एक्सपेंसेज क्या होता है। और उसके बाद 38 में आ जाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के बारे में बताएं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखें आज। 39 में आ जाओ, 39 में आ जाओ तो यहां पर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेज के बारे में हम लोग देखें, प्रीपेड एक्सपेंसेज के बारे में हमने देखा। एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है। ये देखिए, इनकम की बात करो तो इनकम में हम लोग क्या देखें वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। इनकम, इनकम हम इनकम से पहले हम लोग क्या देखें, रेवेन्यू देखें। तो रेवेन्यू के बारे में हम आपको बताएं, आय, आगम जिसको बोलते हैं। 41 में आ जाओ, इनकम के बारे में हम लोग देखें कि इनकम क्या होता है। 42 में आ जाओ, 42 में कि प्रीपेड एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम, इसके बारे में हम लोग देखें। 43 में आ जाओ तो अनर्ड इनकम के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि अनर्ड इनकम क्या होता है। और अनर्ड इनकम, इनकम में एसेट्स भी है और लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम हमारा एसेट्स होता है, तो इसीलिए एसेट्स में आप लोग देखे होंगे एक्रूड इनकम, और लायबिलिटी होता है अनर्ड इनकम, इसलिए लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में आप लोग देखे होंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इनकम, एक चीज यहां पर जो आपका लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको हम लोग करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। करंट लायबिलिटी मीन्स चालू दायित्व, करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, इसको करंट लायबिलिटी भी बोला जाता है। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का दूसरा नाम भी है, क्या दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का? अनपेड एक्सपेंसेज, EXP लिख दिए। इसका और भी नाम है अनपेड एक्सपेंसेज का, एक्सपेंसेज ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, बकाया, ड्यू का मतलब बकाया। प्रीपेड एक्सपेंसेज का और भी नाम है एक्सपेंसेज पेड
इन एडवांस, पेड इन एडवांस भी नाम है इसका, पेड इन एडवांस भी नाम है इसका। इनकम, एक्रूड इनकम, अनर्ड इनकम, ये सब रहने दो, ठीक है। 43 तक हम लोग देख चुके हैं। कुछ और वर्ड है जिसको हम लोग मेंशन तो कर लिए थे कहीं कहीं पर, लेकिन उसके बारे में लिस्ट में हम उसको मेजर नहीं किए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक बार और समझाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जमा धनराशि की अपेक्षा, जमा धनराशि बोले तो बिजनेस का बैंक में जितना रुपया जमा है, उस जमा रुपया से जितना रुपया बिजनेस निकाल लिया अधिक, उस अधिक के बोलते हैं, उस एक्सेस को बोलते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, इसीलिए लायबिलिटी में आप लोग बैंक ओवरड्राफ्ट देखे होंगे। मान लो बिजनेस है, बिजनेस का 10,000 रुपया बैंक में जमा है, वो 15,000 रुपया निकाल लिया है, जमा 10,000 अकाउंट में, निकाल लिया 15,000, सर 5,000 ज्यादा निकाले, तो वही 5,000 रुपया बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 45 में, एक आपको हम मॉर्गेज लोन के बारे में भी बताए थे। बंधक ऋण बोलते हैं, बंधक ऋण। बंधक ऋण सिंपल, आपके पास गोल्ड है, सोना है, जाके गिरवी रख दो, उस पर पैसा ले लो, वही आपका मॉर्गेज लोन कहलाता है। तो बिजनेस में क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी का पेपर बैंक में जमा किया और उस पर लोन ले लिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग मॉर्गेज लोन। यहां तक क्लियर हो गया। 9, उसके बाद आ जाओ यहीं पर हम लोग क्लियर करेंगे नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ क्या होता है। जब वर्ष के अंत में नेट प्रॉफिट यहीं पर लिख देते हैं, प्लेन सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। पूरे साल हम सेल किए, पूरे साल हम एक्सपेंसेज हुआ, सेल करोगे एक्सपेंसेज होगा, बहुत तरह का खर्च हुआ होगा। तो मान लो कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक हम कितना का सेल किए, कितना खर्च हुआ, तो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेज, जब हम टोटल इनकम में से, जो हमारा टोटल इनकम पूरे साल का, टोटल यहां पर लिख रहे हैं पूरे साल का, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेज को अगर हम माइनस कर दे, यहां पर टोटल एक्सपेंसेज को माइनस कर दे, तो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। सीधा सीधा प्लेन समझ लो, ये पूरे वर्ष का हिसाब किताब है। इनकम किसी एक पार्टिकुलर एक्सपेंसेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, किसी एक ट्रांजैक्शन से संबंधित था हमारा इनकम। तो एक ट्रांजैक्शन, साल में सोचो कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो सारे ट्रांजैक्शन से जो भी इनकम हुआ सबको टोटल कर लो, जो भी खर्च किए सबको टोटल कर लो, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेज घटा दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। यहां पर मान लो कि 100 रुपया हमारा टोटल इनकम हुआ और 50 रुपया हमारा, 50 रुपया ने 70 रुपया हमारा खर्च हो गया, तो यहां पर 30 रुपया तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ। उसी तरह से इसका अपोजिट अगर हम लोग कर दे तो क्या होगा, नेट लॉस। नेट लॉस बोले तो शुद्ध हानि, नेट को बोलते हैं शुद्ध हानि बोलेंगे इसको, नेट लॉस। नेट लॉस के केस में क्या होता है कि टोटल एक्सपेंसेज ही ज्यादा होगा और इनकम कम हो जाएगा, यानी कि टोटल एक्सपेंसेज माइनस टोटल इनकम, टोटल इनकम। यहां पर खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो लॉस में चले जाओगे। तो ये सारे चीज यहां तक तो हम लोग देख लिए, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। एक एक करके देखो 47 समझो ना, 47 वर्ड मीनिंग ही आपको हम एक तरह से याद करने के लिए दिया, और हर एक वर्ड मीनिंग का हम आपको मीनिंग बता दिए क्या होता है इसका मतलब। तो एक एक करके शुरू से लेकर के जब तक याद नहीं करोगे कैसे होगा भाई, इसको याद करना पड़ेगा हर हाल में। क्लियर। 9, इसके बाद देख लेते हैं, कुछ छोटा बड़ा हो तो भैया हम वो भी क्लियर कर देंगे। चलो गुड्स, हां कुछ है और बताते हैं। यहां पर 48 में हम लोग रख लेते हैं
48 में ऐसे समझो, चलो 47 तक ही रहने दो, कुछ होगा तो थ्योरी में वो सब हम लोग छोटा मोटा चीज़ सब कवर कर लेंगे। एक एक्सपेंसेज का हम आपको लिस्ट बना देते हैं ताकि हम आगे चल करके जो जर्नल एंट्री बनाएंगे तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक एक्सपेंसेज का लिस्ट बना लो आप लोग, ताकि आपको एक्सपेंसेज खर्च या व्यय, एक लिस्ट बता रहे हैं खर्च या, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये 100% एक्सपेंसेज ही होता है। जैसे फर्स्ट नंबर में ये आप लिख लो, रेंट, रेंट का मतलब किराया, ये वर्ड मीनिंग सब है, और सॉरी किराया। सेकंड नंबर में इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड है, ये पेड का मतलब दिया, ब्याज दिया। थर्ड नंबर में आ जाओ, कमीशन पेड, कमीशन पेड मतलब यहां पर सब देने की बात हो रही है। फोर्थ नंबर में फ्री सैंपल, अब फ्री सैंपल भी आपको समझना पड़ेगा। फ्री सैंपल क्या होता है? मुफ्त नमूना इसको बोलते हैं, नमूना, वो नमूना नहीं, ढक्कन नहीं। जब हमारा फेस टू फेस क्लास चलता था, कोचिंग फेस टू फेस पढ़ाते थे, बोर्ड पे बच्चे आते थे वहां पर, तो बहुत सारे पब्लिकेशन वाले, पब्लिकेशन बोले तो जिस जिस राइटर का आप लोग बुक पढ़ते हो, जिस जिस राइटर का, उस सारे राइटर का एजेंट हमारे पास आता था कि सर ये बुक लो, मेरे पास तो अभी पता नहीं 1000+ बुक होगा मेरे पास, कभी दिखाएंगे आप लोगों को पिक लेकर के, वहां पे सारा का सारा वो छज्जी पे हम डाल रखे हैं, जगह नहीं है उतना, और कितना तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, 400-500 तो हम यूं ही आधा था तो दे देते बच्चे सबको, लो भाई पढ़ो। फिर भी मेरे पास इतना बुक है कि अगर कल होकर के मैं मर जाऊं तो उससे ही मैं जल जाऊंगा, इतना मेरे पास बुक है। फ्री सैंपल की बात करते हैं फिलहाल हम लोग। तो पब्लिकेशन वाले का जो एजेंट होता है, वो एजेंट मेरे पास आया और बोला कि सर ये बुक लीजिए आप, और एक बार पढ़िए, और ये बुक आप अपने क्लास में चलाइए, बच्चे को खरीदवाइए। तो वो एजेंट हमारे पास बुक लेके आया, बुक दिया हमको, हम उसको पेमेंट नहीं करते थे, वो हमको मुफ्त में देके जाता था। उसी तरह से एमआर होता है, जो ये मेडिसिन सब होता है एमआर, वो भी किसी न किसी कंपनी का एमआर होता है। उस कंपनी का मेडिसिन उठाया और डॉक्टर के पास जाकर के फ्री सैंपल में मुफ्त में देता है कि ये सैंपलिंग लीजिए और ये अपने क्लिनिक में थोड़ा सा एडवाइस कीजिए, आप अपने पुर्जे पर लिखना स्टार्ट कीजिए ताकि ये मरीज खरीद सके। बहुत सारा सेटिंग गेटिंग होता है मेडिकल का लाइन, तो बहुत सोचो। अगर आप मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास मेडिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट आ गया, मेरे जुबान पे आ गया, तो जो भी अभी देख रहे हैं, एक हर एक शहर में और हर एक जगह देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं, जन औषधि जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है, जन औषधि। आप पेंटोप का टेबलेट आप खरीदने जाओगे, एक पत्ता पेंटोप डी का एक पत्ता खरीदने जाओगे तो 180 रुपया लगेगा, 180 रुपया लगेगा। लेकिन वही जन औषधि में खरीदने के लिए जाओगे तो वो 32 रुपया, 30 या 32 रुपया में आपको देगा। तो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी पुर्जा लिखे, आप जन औषधि के बारे में देखो, सर्च करो कि कहां दुकान है, कहां पे उसका दुकान है, पुर्जा लेके जाओ, A to Z आपको दवा मिल जाएगा वहां पे, A to Z आपको दवा मिल जाएगा बहुत कम दाम में, बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा। सोचो, पेंटोप डी का 180 रुपया या 160 रुपया कुछ भी पड़ता है, 150+ ही है, और वही चीज हमें उस जन औषधि में 30 या 32 या 35 रुपया में ही मिल रहा है, कोई खराब नहीं मिल रहा है। दवा का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका कंपोजिशन देखा जाता है भैया, दवा का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन उसका कंपोजिशन देखा जाता है कि क्या कंपोजिशन है। फिलहाल तो फ्री सैंपल आपको समझ में आ जाएगा, आ गया। 5 नंबर में बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं चैरिटी दान लेने के लिए, तो हम लोग चैरिटी दे देते हैं, चैरिटी इसको बोलते हैं दान, ओके। 6 नंबर में एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग,
एडवर्टाइजिंग मीन्स विज्ञापन होता है, प्रचार प्रसार जिसको बोलते हैं, विज्ञापन। विज्ञापन। एक पब्लिसिटी होता है, एक एडवर्टाइजिंग होता है। पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर कि क्या होता है, इस किसका नाम है, एडवर्टाइजिंग किसको बोलते हैं और पब्लिसिटी किसको बोलते हैं। ओके, एडवर्टाइजिंग हो गया। उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 10 लिख देते हैं ताकि मेन जो आगे जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आएगा ही आएगा। 7 नंबर में आप लोग नोट कर लो, एडवर्टाइजिंग हो ही गया। प्रिंटिंग लिख लो। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, छपाई। छपाई जो जीरोक्स हम लोग करवाते हैं, प्रिंटिंग। 8 नंबर में आ जाओ, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टेशनरी का ही सामान। स्टेशनरी, कोई मैगजीन खरीद के लाए आप लोग, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, यही सब, कॉपी पेन सब जो हम लोग बिजनेस में यूज होता है जनरली। एक डायरी खरीद के लाते हो, वो भी स्टेशनरी में ही आता है। ओके, तो स्टेशनरी, NERY है लास्ट में। 9 नंबर में पोस्टेज। पोस्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। टेलीग्राम का नाम सुने हो, जो पहले टेलीग्राम चलता था, अब तो फोन चल रहा है, टेलीफोन चलता है। ओके, टेलीग्राम, टेलीग्राम्स, पोस्टेज। पोस्ट जो हम लोग करते हैं, कोई सामान एक जगह से, कोई तार या लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या कुरियर के थ्रू भेजते हैं, पोस्टेज का खर्च आता है वहां पर। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स आपको देखने को मिलेगा। एक आपको 10 नंबर में पोस्टेज एंड स्टाम्प के नाम से भी आता है, तो स्टाम्प, स्टाम्प भी आप लोग लिख लो। ये 10 कम से कम हम आपको दिए, बाद बाकी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे सैलरी होता है, वेजेज होता है। ये सैलरी हो गया आपका खर्च। सैलरी हम देते हैं, सैलरी कभी लेते नहीं है, याद रखो, बिजनेस में हम सैलरी देते हैं, लेते नहीं है। उसके बाद 12 नंबर में ये भी लिख लो, वेजेज। वेजेज हम कभी देते हैं, बिजनेस कहीं पर मजदूरी करने नहीं जाता है। बिजनेस में आप अकाउंटिंग का काम करोगे, बिजनेस कहीं पर मजदूरी करने नहीं जाता है, और ना ही बिजनेस कहीं एम्प्लॉयड होता है, यानी कि कर्मचारी की तरह कहीं पर काम करता है। तो ये वेजेज हो गया, सैलरी, वेजेज, और भी बहुत सारा खर्च है। लेकिन इन सभी एक्सपेंसेज को आपको याद करना पड़ेगा। एक बार ये जो भी दिए हैं, आगे चलकर जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री के बारे में आप लोगों को समझाए थे। ओके, आज तो ये हमारा समाप्त होगा। थ्योरी हम लोग सीधे पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम आपको बताए थे कि देख भाई साहब, हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होगा। ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन है। ये सब क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। एक हमारा ये क्या है, ट्रांजैक्शन है, लेन देन जिसको बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, है ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सब होता है। तो इस ट्रांजैक्शन से जो हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाएंगे, इसी ट्रांजैक्शन में आपको एक्सपेंसेस सब देखने को मिलेगा। इसमें होगा या नहीं होगा पता नहीं, कुछ होगा तो बता देते हैं। नहीं है, इसमें नहीं है। डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो अलॉट, ये भी आपका डिस्काउंट अलॉट भी हमारा एक्सपेंसेज होता है। तो डिस्काउंट अलॉट भी नोट करना है तो नोट कर लो, डिस्काउंट अलॉट। डिस्काउंट अलॉट का मतलब हम डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट अलॉट का मतलब डिस्काउंट हम दिए हैं, तो वो चीज़ सब तो वहीं पर समझ में आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री मेन चीज़ है। जर्नल एंट्री से पहले हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, और यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाएंगे। बाद में जब हम लोग बैलेंस शीट तक पहुँच जाएंगे तो फिर से आकर के ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड है, ये सब आप एक बार और रिपीट कर लेना, पढ़ लेना इस सब चीज़ को, ठीक है। तो चलिए, थ्योरी जो हम लोग रीड करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वो एप्लीकेशन का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो जो भी आपको थ्योरी हम रीड करने का जो भी लेक्चर होगा वो हमारा सिर्फ एप्लीकेशन में, यूट्यूब पर नहीं आएगा। इतना याद रखेंगे आप लोग। क्लियर? ओके, बाय।